गद्य काव्य की उत्तर परंपरा के भाग में महाकवि दंडी का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिनकी प्रमुख रचना वासवदत्ता है। इस ग्रंथ के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दंडी के बाद और बाणभट्ट से पूर्ववर्ती संभवतः 6वीं शताब्दी के या 7वीं शताब्दी के मध्य का भाग है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें सर्वप्रथम गद्यकार माना है और दंडी को वे बाणभट्ट का परवर्ती गद्यकार मानते हैं, परंतु ये विचार अत्यंत उपेक्षणीय है क्योंकि बाणभट्ट ने अपने हर्ष चरित्र की भूमिका में वासवदत्ता का गुणगान किया है। कुछ समीक्षकों का कथन है कि वासवदत्ता सुबंधु की कृति से पृथक रचना थी। संभवतः यह कहने का आशय है कि सुबंधु को बाण का परवर्ती सिद्ध करना, परंतु इस कथन की पुष्टि में कोई सबल प्रमाण उपस्थित नहीं किया है, अतः ये बाणभट्ट के पूर्ववर्ती ही माने जाते हैं। वासवदत्ता में उद्योतकार का नाम आया है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजा थे। सुबंधु ने अनेक व्यक्तियों व रचनाओं का श्लेष वर्णन किया है। वासवदत्ता में विक्रमादित्य के बीते हुए काल का भी उल्लेख मिलता है, परंतु विक्रमादित्य का यही काल निर्णय अभी तक विद्वानों की समस्या बना हुआ है। अतः उल्लेख इतना ही सिद्ध होता है कि विक्रमादित्य के परवर्ती थे। इनकी एक ही रचना प्राप्त होती वासवदत्ता और वह गद्य काव्य में कथाभेद के अंतर्गत परिणित है। राजकुमार कंदर्पकेतु तथा राजकुमारी वासवदत्ता की प्रणय चित्रण इसमें किया गया है। दंडी के बाद सुबंधु की स्थिति के संबंध में समीक्षकों का कथन है कि दंडी ने गद्य काव्य की जिस स्थिति से स्वयं को मुक्त रखा था, उसी अलंकारों से, बोझिल और शब्दाडंबरों से चित्र विचित्र बनाने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन सुबंधु ने अपेक्षाकृत अधिक रूप से किया है। सुबंधु के समय तक अलंकार शास्त्रियों का ये सिद्धांत प्राय प्रयोग में आ चुका था कि गद्य काव्य का उत्कर्ष शब्द विन्यास के सौष्ठव और वर्णनों की प्ररोचना में प्रदर्शित हो। अलंकारों का प्रचुर प्रयोग और दीर्घ समास बहुल बनाते हुए अपनी वासवदत्ता को उपयुक्त शैली में प्रस्तुत किया है। यह अपने समय की चूड़ांत निदर्शन कृति मानी जाती है। परंतु कवि ने प्रकृति वर्णन, सौंदर्य चित्रण और स्वयं के पांडित्य प्रदर्शन में ऐसे विशाल का बना दिया है, इसलिए रचना श्लेष बहुला है। स्वयं कवि ने कहा है कि प्रत्येक अक्षर में श्लेष से गुंफित है, वर्णन शक्ति अपार है। यह वर्णन ही वासवदत्ता के प्रधान भाग है। उनके समासों से भी ओज और माधुर्य गुण झलकता है। स्थान विशेष पर अत्यंत छोटे छोटे वाक्य लिखने में भी सिद्ध है। उनके श्लेषों का एक भयानक जंगल सा लगता है, जिसके अंदर से निकल कर जाना कठिन कार्य है। इसमें पौराणिक संकेत अत्यंत गूढ़ है। कवि ने प्रबंध की क्लिष्टता के कारण काव्य के प्रवाह में रुकावट आती है। श्रीमद् आनंदवर्धन आचार्य के अनुसार ये वृत्ति है ही है। उन्होंने लिखा है कि दृश्यते च कवियो अलंकार निबंधन अनेक रसा अनपेक्षित रसा प्रबंधनेशु। वासवदत्ता की कथा का संक्षेप में आधार। चिंतामणि नामक एक राजा का पुत्र राजकुमार कंदर्पकेतु स्वप्न में कन्या को देखता है। उसके सौंदर्य और देह दृष्टि पर मुक्त हो जाता है तथा प्रेम में मग्न उठता। उसका मित्र मकरंद उसे समझाता है, परंतु उसकी विवलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। घूमते हुए ये दोनों विंध्याचल में पहुंचते हैं, जहां एक वृक्ष के नीचे रात्रि बिताते हैं। वहां वृक्ष पर बैठे हुए शुक और सारिका के संवाद को सुनकर पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासवदत्ता को स्वप्न में राजकुमारी कंदर्पकेतु को देखने का वर्णन मिलता है। उन्होंने ये भी सुना है कि राजकुमारी और राजकुमार दोनों अनुरक्त है, तो उनके तमालिका नाम वाली एक दासी को राजकुमार को खोजने के लिए भेजा जाता है। सुख दंपति की सहायता से राजकुमार और राजकुमारी का मिलन होता है और वासवदत्ता का पिता अपनी पुत्री का किसी अन्य व्यक्ति विद्याधर को देना चाहता है। ये जानकर वासवदत्ता और कंदर्पकेतु दोनों भाग जाते हैं और अंत में दोनों का मिलन होता है। इस प्रकार इस नाटक की समाप्ति होती है। ये कथा उदयन तथा वासवदत्ता की कथा से सर्वथा भिन्न है। ये कथा बृहद कथा से भी नहीं मिलती है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि ये कोई लोक कथा रही होगी, जिसे कवि ने अपनी लेखनी से विषय बनाकर इस रूप में उपस्थित किया है। इसमें कवि कल्पना का पुट भी दिखाई देता है। धन्यवाद।